नमस्कार, स्वागत है राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। नेताओं के धार्मिक आधार पर वोट मांगने पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद चुनाव आयोग का सख्त कदम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कल से 72 घंटे और बीएसपी प्रमुख मायावती पर 48 घंटे तक चुनाव प्रचार पर रोक। महिला आयोग ने विवादित बयान पर सपा नेता आजम खान के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे दौर के लिए प्रचार चरम पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की गुजरात में चुनावी रैलियां। कहा, हार के डर से कांग्रेस लगा रही झूठे आरोप। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश और गुजरात में जनसभाएं। मायावती और अखिलेश यादव ने किया पार्टी के लिए प्रचार। राफेल मामले में कोर्ट की अवमानना को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट ने 22 अप्रैल तक मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। बीजेपी ने कहा, राहुल गांधी के झूठ का हुआ पर्दाफाश, मांगे माफी। इस साल सामान्य रहेगा मानसून। पूरे सीजन में 96% बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया पहला अनुमान। अल नीनो का कम रहेगा असर। और क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए टीम इंडिया का ऐलान। ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक। चौथे नंबर पर विजय शंकर पर बोर्ड ने जताया भरोसा। विराट कोहली की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय टीम में ऑलराउंडर्स पर खास जोर। 30 मई से इंग्लैंड में प्रतियोगिता का आगाज। इस बार देश भर में अच्छी बारिश होगी और मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान है। इसी पर है हमारे आज की पहली खबर। जी हां, तो इस बार देश भर में अच्छी बारिश होगी, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। और इस बार मॉनसून देश भर में करीब 96% रहेगा। इसमें 5% बरसात ऊपर नीचे हो सकती है। अपने पहले पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मॉनसून के इस बार सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। और उनका कहना है कि अल नीनो का प्रभाव ना के बराबर रहेगा। पूर्वानुमान में उम्मीद जताई गई है कि देश भर में बारिश का वितरण भी सामान्य रहेगा और सभी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। इसका सीधा फायदा खरीफ सीजन में मिलेगा किसानों को, जिससे कि अच्छी पैदावार होगी। मौसम विभाग जून के महीने में दूसरा अनुमान भी जारी करेगा। और मौसम विभाग ने बिजली गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए इस साल से इसके लिए भी चेतावनी जारी करने की बात कही है। यानी कि बिजली गिरने से जो नुकसान होता है हर बार, उसे देखते हुए दुर्घटनाओं से कैसे बच सकते हैं, इसके लिए भी चेतावनी जारी किया जाएगा मौसम विभाग की ओर से। We have good news to tell that India, we are going to have a normal monsoon this year, 2019, and quantitatively we expect monsoon rainfall to be about 96%, plus or minus 5% of long period average, which is about 89 centimeter. And especially we are expecting good monsoon distribution over the country, so we should really help farmers in the ensuing Kharif season. आइए इस पे और ज़्यादा चर्चा करते हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के.जे. रमेश, महानिदेशक मौसम विभाग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रमेश जी। जानना चाहेंगे, ये जो पूर्वानुमान बताया जा रहा है कि सामान्य रहेगा मॉनसून, कितनी सकारात्मक बात है ये पूरे देश के लिए? ये बहुत अच्छी खबर है। उस हिसाब से जब एल नीनो का प्रभाव पड़ेगा बोल के बहुत इंटरनेशनल स्टडी से सब जनवरी से आ रहे थे जी, बट एल नीनो का भी प्रभाव कम होता दिख रहा है। अभी भी वो माइल्ड एल नीनो है, वीक एल नीनो है। जो वीक एल नीनो है वो भी डैम्पन हो जाएगा मानसून आते आते। मानसून का पीरियड के दौरान भी और इसके प्रभाव कम होने की पूरी आसार दिख रहे हैं अब।
जी, ख़ास तौर पे किसानों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि हम सीधे तौर पे कहते हैं कि मानसून अच्छा होगा तो अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। तो किसानों के लिए 96% मानसून रहने पर क्या आप कहेंगे? नहीं, एक्चुअली ये 96% तो ये नंबर एक मॉडल से मापा गया, अनुमानित है। जी। बट डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन जो है बहुत बढ़िया रहने का संकेत मिल रहा है हमारा असेसमेंट में। उसकी वजह से कह रहे हैं थर्ड सक्सेसिव ईयर है 2017, 2018, 2019 भी पैदावार के हिसाब से, खरीफ प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन के हिसाब से बढ़िया मानसून रहने का है। जी, इससे पहले कुछ ऐसे पूर्वानुमान आए थे कि अल नीनो का असर रह सकता है और उतनी अच्छे मॉनसून की बात नहीं कही जा रही थी। मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें कैसे ये फ़र्क किस तरह से सामने आया? फ़र्क इसलिए है, एल नीनो बढ़ नहीं रही है, स्ट्रॉन्ग एल नीनो तो बिल्कुल ही नहीं बन रही है जी। वो तो साफ है बात। अभी जो एल नीनो का स्थिति है वो भी वीक होने का आसार भी क्लियरली मिल रहे हैं। एल नीनो को ऑफसेट करने वाली और एक पैरामीटर है, वो इंडियन ओशन के ऊपर डाइपोल बोल के कहते हैं। जब इंडियन ओशन के अफ्रीका के तरफ जो इंडियन ओशन है वहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगा इंडोनेशिया की तरफ की इंडियन ओशन के हिसाब से, तब मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। सो इंडियन ओशन का डाइपोल भी पॉजिटिवली डेवलप होने का स्थिति है और एल नीनो का प्रभाव भी कम होने का स्थिति है। ये दोनों फैक्टर कंसिडरेशन में लेते हुए हम ये मानते हैं मानसून वर्षा के ऊपर, उसकी विस्तार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक और अच्छी बात है कि बिजली गिरने से जो दुर्घटनाएं होती हैं उसे लेकर भी अलर्ट जारी होंगे। ये किस तरह से होगा? उसका एक्चुअली अभी तक जो एल नीनो, अभी तक जो लाइटनिंग का प्रेडिक्शन था वो साइंस सर्विस में नहीं लाया था। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। सो ऑलरेडी 15 दिन पहले से हमने लाइटिंग प्रेडिक्शन भी 24 घंटे पहले अलग अलग प्रांतों में हॉट स्पॉट्स ऑफ लाइटनिंग जो आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम सर्विस भी दे रहे हैं। पिछले साल थंडरस्टॉर्म वाला प्रेडिक्शन शुरू किए थे, थंडरस्टॉर्म के साथ साथ अभी लाइटनिंग वाला भी शुरू किया है। उससे काफ़ी प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने के लिए काफ़ी मदद मिलेगा। इसके साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ भी जुड़ गए हैं। काफ़ी डूस एंड डू नॉट्स हैं एंड थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने से पहले उनको क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, ओपन एरिया में रहने से कैसा है, कच्चा मकानों में रहने से कैसा है, टिंड रूफ्स वाला मकानों में रहने से कैसा है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना है, ये सब भी डिसेमिनेट हो रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स पूरा देश भर में चलाए जा रहे हैं। उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा मिलना चाहिए आने वाले दिनों में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर के.जे. रमेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान मानसून को लेकर की गई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए, साथ ही जो बिजली गिरने की जो दुर्घटनाएँ होती हैं उसके लिए पहले से ही फोरकास्टिंग होगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा हमारे किसानों के लिए, लोगों के लिए। चलिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लौटेंगे और कुछ और अहम खबरों का रुख करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और आइए बुलेटिन में अब देख लेते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबरें। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे और तीसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है और बीजेपी, कांग्रेस समेत दूसरे दल अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज गुजरात में चुनावी रैली की। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने गठबंधन के लिए वोट मांगे। विभिन्न दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।
और इधर राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर कांग्रेस लगातार झूठ बोल रही है और राहुल गांधी को राफेल सौदे पर उनके बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज गुजरात के गिर सोमनाथ केदारनाथ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस बार बार झूठ बोलती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक तकनीकी आपत्ति पर मामले की सुनवाई की और अपना आदेश पारित किया, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शीर्ष अदालत ने राफेल मुद्दे पर सरकार को फटकार लगाई, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अदालत ने सिर्फ एक प्रारंभिक आपत्ति हटाने का काम किया था, मामला अभी भी चल रहा है। अमित शाह ने यह भी कहा कि झूठ बोलना, उसे बार बार दोहराना कांग्रेस पार्टी का स्वभाव बन गया है। 7 करोड़ गरीब માતાઓને ગેસના સિલિન્ડર એના ઘરમાંથી ધુમાડો મુક્ત કરવાનું કામ નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યું। 8 કરોડ ગરીબ પરિવારોના ત્યાં ટોયલેટ બનાવવાનું કામ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે કર્યું। 2.5 કરોડ ગરીબોના મકાન આપ્યા। 2.5 કરોડ લોકોના ઘરમાં વીજળી પહોંચાડવાનું કામ કર્યું। 70 વર્ષ સુધી તમે લોકોના ઘરમાં વીજળી નતા પહોંચાડી શક્યા। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે વીજળી પહોંચાડવાનું। और उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। आज उन्होंने भावनगर में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 5 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया और झूठ बोलकर गुमराह किया। उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी के साथ न्याय होगा और उनका मतलब न्यूनतम आय गारंटी योजना से था। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में भी चुनावी रैली की। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोजगार, किसानों और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार वादे पूरे करने में विफल रही है। उन्होंने न्याय योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो हर गरीब को साल के 72,000 रुपए देगी। रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। 72,000 रुपए एक साल के, 3,60,000 रुपए 5 साल के। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब, सबसे कमजोर 20% लोगों के बैंक अकाउंट में हर साल 72,000 रुपए हम डालेंगे। 25 करोड़ लोगों को इस पैसे का फायदा मिलेगा। 5 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे जाएगा। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिससे विरोधियों में बेचैनी है। मायावती ने लोगों को कांग्रेस और बीजेपी के लुभावने वादों से सावधान रहने की बात कही। वे अन्य और पार्टियों की जो भी यहाँ सरकारें रही हैं, तो वे देश वे आम जनहित के मामलों में ज्यादातर विफल ही साबित हुई हैं, जिन्हें अब आप लोगों को भी इस चुनाव में या केंद्र की सत्ता में किसी भी कीमत पर आसीन नहीं होने देना है, जिनको आप लोग कई बार आजमा भी चुके हैं। हालांकि सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करने की भी पूरी कोशिश करेंगी, जिनसे आप लोगों को इस चुनाव में भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश के कासगंज और मुरादाबाद में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा बसपा और लोकदल का गठबंधन महापरिवर्तन के लिए हुआ है। उन्होंने कहा कि रैली में आई भीड़ को देखकर लगता है कि पार्टी को दूसरे दौर में भी भरपूर समर्थन मिलेगा। बड़ी संख्या में आप आए हैं और ये जो जोश और मनोबल दिखाई दे रहा है,
हमें पूरा भरोसा है कि इस बार मुरादाबाद से गठबंधन के प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगे। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के प्रचार करने पर कल से रोक लगा दी है। अब योगी आदित्यनाथ कल सुबह 6 बजे से अगले 72 घंटे तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं मायावती के लिए 48 घंटे तक ये रोक लागू रहेगी। इस दौरान दोनों नेता रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे। दोनों नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर बयानबाजी करने का आरोप है, जिसका संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को कल रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी जयाप्रदा के खिलाफ कथित टिप्पणियों के बारे में नोटिस भेज दिया है। आयोग ने कहा कि उनका बयान महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रति अनादर दिखाती है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव से कहा है कि वो इस मामले में मूक दर्शक न रहें। और आइए रुक कर लेते हैं लखनऊ का। नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं। नवविक्रम, जिस तरह से कदम उठाए गए हैं आजम खान के दिए हुए बयान के बाद एफआईआर भी दर्ज हुई है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? बीजेपी क्या कुछ मांग कर रही है? देखिए अभिलाषा, अगर उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी की बात करें तो वो जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, नेताओं ने प्रचार के दौरान यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। जो पिछले दिनों बयान दिया गया एक महिला उम्मीदवार को लेकर, तो और उसके साथ ही बड़े नेता भी यहाँ पर सियासी बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, जिसका असर हमें देखने को मिला है कि चुनाव आयोग ने एक बहुत सख्त कदम उठाया है इस बयानबाजी को लेकर। ठीक इसी तरीके से बीजेपी, हमारी बात हुई थी केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जो आजम खान के बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जी सपा की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, खासतौर पर जब बीजेपी ये मांग कर रही है कि मुलायम सिंह यादव खुद इस मामले में सामने आए, मूक दर्शक ना बने, तो सपा की तरफ से क्या बातें सामने में आ रही हैं? जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ना ही बचाव में हमें सुनने को मिला है, ना ही पक्ष में। तो समाजवादी पार्टी इस मामले में अभी शांत है। साथ ही जो बीजेपी की तरफ से अपील की गई है, खासतौर पर अगर सुषमा स्वराज जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही अन्य नेताओं ने भी अपील की है। इसके अलावा बीजेपी से इतर अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी ये इस बयान को शर्मनाक और भद्दा बताया गया है, जो कि जयाप्रदा को लेकर किया गया, जो आजम खान ने बयान दिया था। तो कुल मिलाकर एक तरह से चौतरफा दबाव बनाया गया है सपा समाजवादी पार्टी पर, जो कुल मिलाकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भर्त्सना कर रही हैं और सपा घिर रही है आजम खान के दिए बयान को लेकर, जो कथित तौर पे उन्होंने जयाप्रदा के खिलाफ दी है। बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम, आपका पूरी जानकारी हमें लखनऊ से देने के लिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान अपनी रैलियों में धार्मिक आधार पर वोट मांगने वाले नेताओं पर कार्रवाई न करने को लेकर चुनाव आयोग की सीमित शक्तियों को लेकर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों से मंगलवार को कोर्ट में पेश होने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका की सुनवाई के दौरान बात कही। इस याचिका में उन दलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी जिनके नेता धर्म और जाति के आधार पर चुनाव में वोट मांगते हैं। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने राहुल गांधी को राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी देने के मामले पर नोटिस जारी किया है और उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी टिप्पणी पर 22 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। अब मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से साफ हो गया है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को अपमानित करने के लिए जानबूझकर बयान दिया था। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस अध्यक्ष
कि राफेल लड़ाकू विमान समझौते के बारे में कोर्ट की टिप्पणी को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। ये देश के प्रधानमंत्री और संस्थानों को बदनाम करने की कांग्रेस की साजिश है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये तमाम बातें प्रकाश जावड़ेकर ने कही। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वी मेक इट क्लियर दैट दिस कोर्ट हैज नो ओकेजन टू रिकॉर्ड एनी सच व्यूज। दे वर रेफरिंग टू राहुल्स व्यूज, बिकॉज उसी पर आधारित एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट की पिटीशन दायर की है। तो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने, वी मेक इट क्लियर दैट दिस कोर्ट हैज नो ओकेजन टू रिकॉर्ड एनी सच व्यू और मेक एनी सच ऑब्जर्वेशंस as much as what was decided by the court on that day was the legal admissibility of certain documents. और ये आज सुप्रीम कोर्ट ने ओरल ऑब्जर्वेशंस जो दिए वो ये दिए, यानी साफ हो गया कि राहुल झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और ये बदमाशी के सिवा कुछ नहीं कह सकते। इधर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जोर दिया है। दिल्ली में रेजिलिएंट सिटीज एशिया पैसिफिक कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने विश्व और एशिया के अलग अलग शहरों के प्रमुखों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञ शोधकर्ताओं से जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एशियाई शहरों पर विशेष तौर पर असर डालते हैं। बाढ़, तूफान, अग्निकांड नियमित रूप से शहरी जीवन को प्रभावित करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र के अंतर को मिटाना होगा और हर नागरिक को बदलाव का कारक के रूप में स्वीकार करना होगा। उन्हें बदलाव की प्रक्रिया में शामिल करना होगा। That we are gathered here today to deliberate on the most important challenge confronting all of us, that is the challenge of climate change. I hope your discussions will lead to a better understanding of this challenge and illuminate the alternative pathways for a collective action. The impact of climate change is especially relevant to our cities and towns in Asia. Floods, cyclones, wildfires, hurricanes continue to disrupt life on an almost regular basis. Temperatures are rising. A drought-like situation is gripping cities in the summer, with water scarcity being a regular challenge. Our cities are battling with consequences of climate change on a daily basis. और इधर इंग्लैंड में होने वाले विश्व कप 2019 के लिए बीसीसीआई ने आज टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। ऋषभ पंत की जगह दिनेश कार्तिक को टीम में शामिल किया गया है, वहीं विजय शंकर को टीम में जगह दी गई है। छोड़ जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। पंद्रह सदस्यीय टीम की कमान संभालेंगे कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान होंगे रोहित शर्मा। टीम में शिखर धवन, केएल राहुल, केदार जाधव को बल्लेबाज के तौर पर जगह मिली है। विकेटकीपर और बल्लेबाज के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक को शामिल किया गया है। All of us in unison we all felt that either Rishabh Pant or DK will only come into the playing 11 if Mahi is injured. So at that juncture, if it is a crucial match like a quarterfinals, like a semi-finals or an important game, wicket keeping also matters. So that's the reason, that's the only reason why we went ahead with Dinesh Karthik. Otherwise, Rishabh Pant was almost there. ऑलराउंडर के तौर पर विजय शंकर, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा टीम में शामिल हुए हैं। टीम इंडिया में तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी संभालेंगे। वहीं स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल टीम में हैं। विश्व कप का आगाज 30 मई को मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच से होगा। भारत का पहला मैच 5 जून को साउथहैम्पटन में दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारत की नजर तीसरी बार विश्व कप जीतने पर होगी। इससे पहले भारत 1983 और 2011 में वनडे क्रिकेट का सिरमौर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।